स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था इट वाज रिगार्डिंग द फ्लो एंड द रेनॉल्ड्स नंबर, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि कोई भी लिक्विड अगर फ्लो होता है तो उसका दो टाइप का फ्लोज होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और टर्बुलेंट फ्लो होता है। करेक्ट, स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है वो जानने के लिए हमने देखा था कि रेनॉल्ड्स नंबर किस तरीके से यूज में आता है, और उसका जो फॉर्मूला था उसको भी हमने स्टडी किया था, दैट क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एग्जैक्टली राना बाय रो डी, सो आर इंटू नीटा डिवाइड बाय रो इंटू डी, है ना। सो ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे और हम लिक्विड की उस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विच इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। नाउ व्हाट इज विस्कोसिटी? Viscosity is a property of a liquid by virtue of which a particular layer of liquid opposes its own layer. Correct? So कोई liquid layer अगर अपने ही own layer को अगर oppose करता है, so that property of the liquid will be called as the viscosity. Now there is a concept called as viscous force, और या फिर उसे हम बोलते हैं viscous drag। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारे टॉपिक का नाम है viscous force या फिर viscous drag। जब हम वर्ड यूज करते हैं ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है पीछे छोड़ना, है ना। सो व्हाट इज विस्कोसिटी और विस्कस ड्रैग? जस्ट पे अटेंशन। सपोज मैं बोलता हूं हमारे पास एक कोई टेबल है, ऐसा फ्लैट टेबल, ऐसा लंबा है, यहां से लेके वहां तक एक लंबा टेबल है, और आप उसको साइड से देख रहे हो, इसलिए आपको उसका सिर्फ थिकनेस नजर आएगा। करेक्ट। सो एक्चुअल में ये जो टेबल है वो तो ऐसा है, लाइक दिस, ऐसा ही टेबल है पूरा का पूरा, बट आपको सिर्फ साइड नजर आ रहा है इसका। ठीक है। सो इन दैट केस अगर हम बात करते हैं ऐसे किसी टेबल पे, अगर सपोज हमने एक साइड से ऐसे हनी ऐसे छोड़ दिया, पूरा एक बकेट भर के हनी, इमेजिन बकेट भर के हनी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको टेबल पे छोड़ रहे हैं, व्हाई? टू स्टडी दिस। ओके, जो भी है हम कर रहे हैं ऐसा। ठीक है। सो बकेट भर के हनी हमने लिया टेबल पे और ऐसे डाल दिया। अब अगर आप गौर से देखो तो आपको दिखेगा कि वो हनी जो है जब वो फ्लो करेगा तो इन दैट केस एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर हनी की ऐसी पूरी की पूरी थिकनेस अगर पास हो रही है तो हर कोई लेयर जो होता है वो सेम स्पीड से ट्रैवल नहीं करेगा। द अपर मोस्ट लेयर विल बी ट्रैवलिंग विद द मैक्सिमम स्पीड। उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगा उसका स्पीड थोड़ा सा कम होगा, उसके नीचे वाले लेयर का स्पीड और थोड़ा कम होगा, और ऐसे करते 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 द लेयर विच इज एडजेसेंट और विच इज स्टक और स्टिक विद द सरफेस विल हैव जीरो स्पीड। इट मीन्स दिस लेयर विल बी कॉल्ड एज अ स्टेशनरी लेवल या फिर स्टेशनरी लेयर। वो मूव करेगी नहीं ज्यादातर, उसके ऊपर सारे लिक्विड फ्लो हो जाएगा, उसके ऊपर की लेयर्स फ्लो हो जाएंगे, लेकिन वो एक स्टेशनरी लेयर हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए जब पूरा हनी टेबल के उस साइड से गिर भी जाएगा, स्टिल वो टेबल के ऊपर हनी की एक बारीक सी लेयर बनी हुई रहेगी, बिकॉज दैट इज अ स्टेशनरी लेयर। वो उस सरफेस के साथ चिपक गई। भाई आप कितनी भी स्पीड से फेंको, आप कितनी भी स्पीड से फेंको, इस लिक्विड को उस टेबल पे एक लेयर जरूर चिपकेगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेशनरी लेयर विद द स्पीड ऑफ जीरो। तो होता क्या है, इसके मुकाबले जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके मुकाबले इस लेयर की स्पीड कम क्यों हुई? बिकॉज ये जब लेयर आगे जा रही थी ऊपर वाली तो अपने जस्ट नीचे वाले लेयर के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगा रही थी, एंड दैट ड्रैग फोर्स विल बी कॉल्ड एज द विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग। करेक्ट। और अब ये दोनों लेयर्स के रिलेटिवली उसके नीचे का जो लेयर है वो और स्लो हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों मिलाकर अब तीसरे वाले पे ड्रैग फोर्स लगाएंगे तो वो और थोड़ा स्लो हो जाएगा। फिर ये तीनों जो है वो उसके नीचे वाले चौथे लेयर के ऊपर और थोड़ा सा ड्रैग फोर्स अप्लाई करेंगी। ऐसे करते करते जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है जो कि सरफेस के साथ स्टक है उसका स्पीड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ और सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस फोर्स। अगर हम जमीन पे चलते हैं, इमेजिन करो अगर आप जमीन पे चलते हो, सो इन दैट केस चलते हो आपके जो पैर है वो पीछे करते हो। सपोज आपके ये पैर है, ये दूसरा पैर है, जब आप चलते हो तो उसको जमीन पे ऐसे पीछे करते हो। सपोज जमीन पे कोई एक पेपर गिरा हुआ है, आप उसके ऊपर चल रहे हो, चलते हुए अगर आप उसमें आगे चले गए तो पेपर पीछे चला जाता है, बिकॉज रिलेटिवली आपने आपके नीचे वाले पेपर के लेयर को पीछे किया है। सेम अप्लाइज हियर, हर एक लेयर अपने जस्ट नीचे वाले लेयर के लिक्विड के लेयर को पीछे ढकलने की कोशिश करती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल फोर्स। सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस जनरली। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो एक होता है टेंजेंशियल फोर्स जो किसी साइड में निकल जाता है, और एक होता है रेडियल फोर्स जैसे दबा देना। तो ये फोर्स, ये जो लिक्विड होगा वो इसे दबाएगा नहीं नीचे, इट वोंट गिव द रेडियल फोर्स, इट विल जस्ट स्लाइड ऊपर से, जैसे कि किसी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट होता है लाइक दिस। सो इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स एंड दिस इज अ रेडियल फोर्स। सो ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये रेडियल फोर्स है। तो ये लेयर जो क्या कर रही है, ये लेयर जब ऐसे जा रही है तो उसके नीचे वाले पे ऐसा फोर्स अप्लाई कर रही है। करेक्ट। सो इट इज अ बैकवर्ड फोर्स, hence it is called as a tangential force. Correct. So what is viscous force or viscous drag?
whenever a liquid is moving or it is flowing, then a layer of the liquid gives a tangential force in the opposite direction on the bottom layer or the adjacent layer. This force or this drag will reduce the speed of the bottom layer, and this force will be called as the viscous force or viscous drag, which is very important, right? तो हमको समझ में आ गया कि viscous force क्या होता है. Now just pay attention. अगर सपोज मैं बोलता हूँ ये डायग्राम आपके सामने है, लेट अस कंसीडर ये जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है कि ये स्ट्रीमलाइन. सपोज इस फिक्स लेयर से इस लेयर की, जो कि लेयर नंबर 1 मैं नाम देता हूं इसे, सपोज दिस इज लेयर नंबर 1 एंड दिस इज लेयर नंबर 2. सो लेयर नंबर 1 जो है उसका जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इज x. सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स इज dx. सो ऑब्वियसली दिस इज x, इफ द डिस्टेंस इज dx, देन द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स लेयर एंड लेयर 2 विल बी ऑब्वियसली x प्लस dx. करेक्ट? समझ में आ गया, राइट? वेरी गुड. Suppose the velocity of the first layer is v and the top layer is suppose v plus dv. It means in the gap of dx the change in velocity is dv. Obviously अगर मैं इस लेयर की बात करता हूं जो कि यहां पर है, तो इसका डिस्टेंस होगा x minus dx because every layer has some specific distances. So this will be x minus dx and the velocity will be v minus dv. Correct? So can we say that what is the increment in the velocity? It is dv. And what is the increment of the distance? It is dx. And for every liquid, this quantity dv by dx is constant. Always remember, dv by dx is always constant. That is change in velocity and per unit the distance. Correct? That always remains constant. And this term is called as velocity gradient. So dv by dx will be called as velocity gradient. So just pay attention, it is velocity gradient. Correct? Now when we say word gradient, जब भी हम बात करते हैं gradient की, gradient का actual meaning होता है slope. Correct? So अगर हम किसी भी liquid के लिए distance wise velocity कितने होते जा रही है, अगर इसका एक ग्राफ बनाए, ठीक है? So suppose we are drawing a graph, एक certain graph. Suppose on x-axis if it is dx and on y-axis if suppose there is dv. So अगर हम velocities अगर find out करें, dv नहीं है, suppose ये x है and ये v है, let's say. So obviously when x was 0, जब x 0 था, हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे. So when x was 0, velocity was also 0. So the very first point will be this. Suppose the distance from the fixed layer somehow increases. So suppose now this is the layer. Distance has been increased. So velocity is also increased. Suppose for this next layer, distance is further increased. Velocity is also increased. It means the graph becomes like this. Correct? Because as x is increasing relatively linearly, y is also increasing. So that's why the graph becomes like slant, like this. Now, if we find slope of any 2 points, suppose this is 1 point, this is other point, correct? So suppose मैं इसका x coordinate जो है वो ये consider करता हूँ. So suppose this is x1 and this is x2. Let us consider the distance between them is very small, which is dx. So this distance will be dx. Obviously, as x1 is the layer which is closer to the free surface, or we can say that velocity zero surface, that is this. Hence its velocity will also be smaller, so it will be v1. And suppose इसका velocity जो है that is v2. So the difference in the velocity will obviously be dv. Correct? अगर अब मैं इन दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालना चाहूं, so how to find the slope? हमें पता है, हमने स्टडी किया स्लोप का मैथमेटिक्स में. So it is this. So dy by dx. So slope or velocity gradient is equal to dy by dx, correct? But here dy is nothing but dv, change in velocity, and dx is dx, change in distance. Hence velocity gradient is dv by dx. So इसका मतलब है जिस लिक्विड का छोटे से डिस्टेंस में ही बहुत ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आए,
उस लिक्विड का वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. सो इफ फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, if the change in velocity is more, then the liquid is having more velocity gradient, and if for a same distance for other liquid, if the change in velocity is less, then the velocity gradient will be less for that liquid. So generally अगर हम पानी की बात करते हैं और हनी की बात करते हैं, so हनी के केस में अगर ये एक लेयर है, इमेजिन मैं क्या बोल रहा हूँ, करेक्ट, तो यहाँ पर जस्ट ध्यान दीजिए. अगर मैं बोलता हूँ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हनी, and next example we are taking as water. So I am teaching this in aspect of entrance. Example of honey and water as it is entrance based मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड्स में ये सब कुछ नहीं है. अगर सपोज मैं बोलता हूँ हनी की ये टॉपमोस्ट लेयर है और उसके जस्ट नीचे का लेयर जो है वो ये है. भाई अगर हम वाटर की बात करते हैं, सो सपोज वाटर का ये लेयर है और उसका बॉटम लेयर जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा. सो एज वी नो दैट वाटर फ्लोज फास्टर and honey flows slower. Why? See, honey का topmost layer का velocity ज्यादा है. Let us consider the length will represent now suppose velocity just like a vector. So उसके मुकाबले जो just adjacent layer है जिसका distance dx है, suppose this distance is dx. This distance is also dx. But now if this is velocity and this is adjacent velocity, the difference in the velocity here is more. So here dv by dx will be more, correct? But in case of water, though the distance is same, dx is same, but the change in velocity is not that much. Suppose ये 100 है और ये 95 है, the change is only 5. But here if suppose this is 100 and this is 80, change is 20. It means if dv is more, velocity gradient is more. If dv is less, then obviously velocity gradient in case of water is less. Correct? So this is the concept which is very important in case of velocity gradient for any liquid. If there is a graph, if there is a gradient, we can say that then more the slope, then more the velocity gradient, then more the coefficient of viscosity. ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहां से आ गया सर? इसमें आएगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर आधारित है विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. इसको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे. जस्ट पे अटेंशन. होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा. सो हम जाएंगे अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर. जस्ट पे अटेंशन. सो जैसे कि हमने अभी बात किया रिगार्डिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to a distance of a layer from a fixed or stationary layer. So it is rate of change of velocity with respect to a distance of a layer with respect to the fixed layer or with respect to the stationary layer. So ये था velocity gradient का definition. अब हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन ने विस्कोसिटी के बारे में क्या बताया था. So just let's start with न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. अगर किसी टेबल पे हम लिक्विड पोर कर रहे हैं या फिर लिक्विड फेंक रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उस लिक्विड का विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. और इसके बारे में सबसे पहली बार जो बताया था वो किसने बताया था? न्यूटन ने बताया. हमको पता है ऑब्वियसली बहुत सारी मैकेनिक्स की जो टर्म्स है, बहुत सारी फ्लूइड मैकेनिक्स की जो टर्म्स है, उसकी शुरुआत जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने की है. न्यूटन ने भी इसमें हाथ बार लगाया है और न्यूटन ने भी अपना काम किया हुआ है. जस्ट पे अटेंशन. सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन जब लिक्विड आगे जाएगा तो वो अपर लेयर उसके नीचे के लेयर पे एक फोर्स लगाएगा. उस फोर्स को क्या बोलेंगे? वेरी गुड. क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स या फिर क्या बोलेंगे? विस्कस ड्रैग. ये विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला इन्होंने निकाल के दे दिया था विच इज करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग. मतलब ये जो एरिया है लेयर का, जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये टेबल एक्चुअल है ना, तो इसके एरिया पे भी डिपेंड करेगा, ऐसे वो बोल रहे थे न्यूटन. एंड एज वेल एज द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट इज दिस? वेरी गुड. वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज मोर देन विस्कस फोर्स इज मोर. लॉजिकली आपको याद है यहाँ पर हनी और वाटर का एग्जांपल था. हनी के केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा था क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका विस्कस फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा है. सो इसका क्लियरली मतलब है एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डीएक्स. इक्वेशन नंबर 2.
So from 1 and 2, can we say that viscous force is directly proportional to area dV by dx? Right? Very good. So next step, sir इधर proportionality sign है, हमको हटाना है, क्या करने का? Very good. क्या करने का? Constant लेने का. ठीक है, क्या लेने का? Constant लेने का. And this constant is very important. Viscous force, correct? It is equal to A dV by dx. And the viscosity constant is neta. This is coefficient of viscosity. So neta is what? Neta is, it is coefficient of viscosity. Right? ये अभी हमको समझ में आ गया. Right? So this formula is really very important. ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है. जब भी आपको दिखेगा कि किसी लेयर की स्टडी आ गई है या फिर लेयर के हिसाब से विस्कस फोर्स निकालना है, किसी लैमिना के ऊपर, लैमिना मतलब प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आपको विस्कस फोर्स निकालना है लिक्विड का, सो दिस फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. अगर हम बात करें कि इसका यूनिट क्या है नीटा का, सो लेट अस फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ dv by dx. तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट dv इज मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट इज वेलोसिटी, डिवाइड बाय dx इट इज ऑब्वियसली डिस्टेंस, इट इज मीटर. मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसल एंड द आंसर इज 1 by सेकेंड. ओ, इसका डायमेंशन तो फ्रीक्वेंसी के जितना है. राइट. सो इसका मतलब है कभी कभी एंट्रेंस में ऐसे सवाल भी आते हैं, द वेलोसिटी ग्रेडियंट हैज द यूनिट सिमिलर टू और सेम एज, सो आंसर इज 1 by सेकेंड विच इज फ्रीक्वेंसी, है ना. सो अगर ऐसा ही है, सो अभी dv by dx का यूनिट हमें पता है, dv by dx का यूनिट हमें पता है, एरिया का यूनिट हमें पता है, फोर्स का यूनिट हमें पता है, तो हमें नीटा का यूनिट मिलेगा. सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का अगर आपको यूनिट चाहिए, फॉर्मूला लो, जिस चीज का यूनिट चाहिए उसे एक साइड में रखो और बाकी सबको दूसरे साइड में भेज दो. तो जिसका यूनिट चाहिए उसे हम न्यूमरेटर में एक साइड में रखेंगे, तो ऑलरेडी नीटा जो है वो न्यूमरेटर में और एक साइड में है ही, तो बाकी सबको इधर भेज देंगे. जैसे आप नीटा को इधर ही रखोगे, सो इट विल बिकम नीटा इज इक्वल टू dx उधर जाएगा और dv नीचे की तरफ जाएगा और a भी नीचे की तरफ जाएगा, है ना. या फिर हम एक काम करते हैं, dv by dx को नीचे ही भेजते हैं. राइट. सो नीटा यहीं पर रहेगा, a डिवाइड हो जाएगा और dv by dx भी डिवाइड हो जाएगा. सो दैट फॉर्मूला विल बी fv डिवाइडेड बाय a एंड dv by dx. राइट. अगर ऐसा ही है, राइट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द यूनिट नाउ? यूनिट इज इक्वल टू f के लिए यूनिट जो होगा दैट विल बी न्यूटन, divided by area के लिए it will be meter square, and dv by dx is 1 by second, so it will be multiply by second, so it will be Newton second, and this will be meter square. So Newton second per meter square will be its SI unit or MKS unit. So what is the MKS unit of coefficient of viscosity? It is very simple, it is Newton second per meter square. Okay, अगर मैं बोलता हूं इसका मुझे SI यूनिट तो मिल गया है, अब मुझे CGS यूनिट चाहिए, तो हमने कैसे निकालना है? सो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट पे अटेंशन. अगर हम इसका CGS यूनिट निकालते हैं, सो दैट CGS यूनिट विल ऑब्वियसली बी न्यूटन टू डाइन, सेकेंड टू सेकेंड, एंड मीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. So this dyne second per centimeter square will be CGS unit of coefficient of viscosity. Now समझने लायक एक बात है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो कि MKS यूनिट है, उसको कोई अलग से नाम नहीं दिया है, इट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. बट दिस CGS यूनिट हैज अ स्पेशल नेम ऑन बिहाफ ऑफ एक सर्टेन साइंटिस्ट के नाम पे एक नाम है इन्हें, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉइस. क्या नाम है? पॉइस. चॉइस नहीं, पॉइस. ठीक है. सो दैट यूनिट CGS यूनिट डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी कॉल्ड एज पॉइस. सो कभी कभी हमें ये फाइंड आउट करना होता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइस एंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो ये अगर क्वेश्चन आपको आता है, दैट फाइंड रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड पॉइस, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो. कैसे? पे अटेंशन. 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन टू डाइन. 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन? यस, 10⁵. वेरी गुड. सो इट विल बी 10⁵ डाइन. सेकेंड टू सेकेंड, सेकेंड इधर भी है, सेकेंड उधर भी हो, तो ऐसे ही रहेगा.
डिवाइड बाय मीटर टू सेंटीमीटर. 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100, मतलब 10⁻². बट इधर स्क्वायर है. व्हाट इज 10⁻² का स्क्वायर? वेरी गुड, 10⁻⁴. सो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर. कलेक्टिवली अगर आप देखो, इट इज 10⁵ डिवाइड बाय 10⁻⁴ इज 10. डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी पॉइस. सो यहां से हमें आंसर मिल गया दैट 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस. करेक्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दिस इज. सो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? व्हाट इज लॉ? वेरी सिंपल. जैसे ग्रेविटेशन के लॉ में हमने प्रोपोर्शनलिटी समझाया था और लॉ क्लियर हो गया था, यहां पर भी वही करेंगे हम. The viscous force given by a layer of liquid on its adjacent layer is directly proportional to first area of the layer, second velocity gradient of the liquid. That's it. हो गया. यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. एंजॉय. सो वापस एक बार बता रहा हूं, पे अटेंशन. The viscous force applied by a layer of liquid on its adjacent layer is directly proportional to first area of the layer and second velocity gradient of the liquid. Enjoy again. बहुत सिंपल है ना? So in that case, this was viscous force, velocity gradient and Newton's law of viscosity. Next lecture में जब हम जाएंगे तो हम इसी विस्कोसिटी का एक और लॉ स्टडी करेंगे जिसे बोलेंगे स्टोक्स लॉ, क्योंकि विस्कोसिटी एक और तरीके से भी जज हो सकती है. कैसे? आप एक कंटेनर लो, उसमें लिक्विड लो और उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल है वो डाल दो. अगर स्फेरिकल बॉल फास्ट जाए तो विस्कोसिटी लिक्विड की कम है, और अगर स्फेरिकल बॉल अगर स्लो हो जाता है मतलब विस्कोसिटी लिक्विड की ज्यादा है. सही है. बस इसी के बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. सो स्टे ट्यून्ड. अगर ये लेक्चर समझ में आ गया, आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो. अगर आपको समझ में आए, अगर ऐसा लगे कि इसके अंदर कुछ नॉलेज मिला है आपको, तो लाइक करो उसको. ठीक है. थैंक यू सो मच.